अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबक नंबर पहला हम साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमातबंदी। जानदारों की दुनिया, हम जिस दुनिया में रहते हैं जानदारों से भरी हुई जो दुनिया है, और दुनिया के बाहर हमें जो रात में तारे वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, ये करोड़ों दुनिया है। इसमें ऐसी भी दुनिया जो ज़मीन से बड़ी है, लेकिन जानदार उसमें कहीं नहीं पाए जाते। जानदार सिर्फ इस ज़मीन पर पाए जाते हैं। करोड़ों साल, अरबों साल पहले अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में जानदार की इब्तिदा की, और उन जानदारों में ये सलाहियत पैदा की कि वो वक्त के साथ साथ अपने आप में तब्दीली पैदा करें और वो माहौल के हिसाब से अपने आप को बदल दें। ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं और जानदार मौजूद हैं, जानवर नबातात मौजूद हैं। आपको ये मालूम होगा जानदार किसे कहते हैं, है ना? बताइए। यानी जिसमें जान होती है उसे जानदार कहते हैं, है ना? जिसमें जान होती है उसे जानदार कहते हैं। जानदारों की दो ही किस्में हैं। दो किस्म के जानदार दुनिया में पाए जाते हैं। पहली कौन सी है? हैवानात। दूसरी नबातात। ये याद रखिए, इसको मैं बाद में पूछूंगा, साल भर पूछूंगा मैं कि जानदारों की कितनी किस्में हैं। जानदारों की दो किस्में हैं, नबातात और हैवानात। हैवानात यानी इंसान है, गधे हैं, गाय है, बैल है, ऊँट है, छिपकली है, सांप है, मछली है, ये हैवानात है, इसको हैवान बोलते हैं। और नबातात यानी घास फूस, पेड़ पौधे, ये नबातात है। दोनों में बहुत खुला हुआ फ़र्क है। तो ये दो किस्में जानदारों में पाई जाती हैं। ज़मीन पर कई किस्म की नबातात मौजूद हैं। कुछ नबातात ऐसे हैं जिसमें फूल खिलते हैं अलग अलग रंग के। कुछ नबातात इसमें जिसमें फूलों के बाद फल भी आते हैं। कुछ नबातात में फल आते ही नहीं। कुछ नबातात ऐसे जिसमें ना फल हैं ना फूल हैं। कुछ नबातात बहुत ऊंचे और बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े तने होते हैं उनके। लेकिन कुछ नबातात बिल्कुल छोटे मोटे घास की तरह होते हैं। कुछ नबातात पानी में पाए जाते हैं। कुछ पानी से बिल्कुल महरूम होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं। कुछ नबातात आपको मालूम है ऐसे भी होते हैं जो नज़र ही नहीं आते। खुर्दबीन से देखना पड़ता है उनको। खुर्दबीन से, दूरबीन से भी जो भारी रहती है ना खुर्दबीन, उससे उनको देखना पड़ता माइक्रोस्कोप से। और कुछ तो इतनी बड़ी होती है कि आप उसको एक नज़र में देख ही नहीं सकते। कुछ नबातात बर्फ़ानी इलाक़ों में होते हैं। इस तरह ये तनव्वु बोलते हैं इसको, यानी अलग अलग किस्म के नबातात पाए जाते हैं, इसको तनव्वु बोलते हैं। तो यही तनव्वु आपको जानदारों में भी नज़र, सारे जानदारों में नज़र आएगा। नबातात में तो आएगा, हैवानात में भी नज़र आएगा। यानी पानी के हैवानात, ज़मीन के हैवानात, जल थली है बोले तो दोनों में रहने वाले, पानी में ज़मीन पे। कौन है ऐसा? कौन सा जानवर है ऐसा जो पानी पे और ज़मीन पे रहता? मेंढक, है ना? जल थलिया बोलते हैं उसको। फ़ज़ाई यानी हवा में उड़ने वाले, रेंगने वाले, इस तरह कई किस्म के हैवानात से हमारी दुनिया भरी हुई है। ऐसे भी है जानवर के जिनको रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे भी जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कौन से ऐसे? सोचिए उसको। और इस तरह जो है अलग अलग तनाव पैदा होता है। ये आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले। आप गौर कीजिए कि हमारे पास कई किस्म के बंदर हैं, कई किस्म की बकरियां आपने देखी होंगी। गिड्डी छोटी बकरियां भी आती हैं आजकल, लंबे कान वाले बड़ी बकरियां भी आती, बहुत गहरे घने बाल वाले बंदर होते हैं। ये कैसे होते हैं? यानी है तो बंदर ही, लेकिन आप देखो सर्द इलाका जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ानी इलाकों में जो बंदर, भालू, शेर, चीते होते हैं, उनको कुदरती शूटर होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं घने। लेकिन हमारे पास के इलाकों में वो अलग होते हैं, वही जानवर है लेकिन अलग है। इस तरह इसको तनव्वु बोलते हैं, मुख्तलिफ होना बोलते हैं एक दूसरे से। ये माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। हम अगर अभी सूती कपड़े पहन रहे हैं, गर्मी के दिन है, पतले कपड़े पहन रहे हैं, सर्दी में भी पहनते क्या ऐसा? क्या होगा पहनने से? तो इस तरह नहीं पहनते। इसी तरह सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, तो धूप में गर्मी के दिन हम पहनते क्या? खूब दो दो स्वेटर पहन के, कंबल ओढ़ के निकलते क्या बाहर? हंसेंगे लोग। तो हम मौसम के हिसाब से अपनी ज़िंदा रहने के तरीक़े को बदल देते और अपने पहनने या ओढ़ने की चीज़ों को बदल देते हैं, क्योंकि हमको आता बदलना, लेकिन जानवरों को नहीं आता। तो वो आहिस्ता 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 वो चेंज होते होते जानदार जो है, जानवर दूसरे हैवानात और नबातात, वो उनके माहौल के मुताबिक ढल गए। इस तरह माहौल के मुताबिक ढलने को तवाफ़ुक़ कहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये तवाफ़ुक़, अडाप्टेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तवाफ़ुक़ ये इंग्लिश की इस्तिलाह है। इस्तिलाह यानी ये जो इंग्लिश में है, ये ख़ास जो लफ्ज़ किसी चीज़ से मुताल्लिक़ होता है उसको इस्तिलाह बोलते हैं। तो उर्दू में इस्तिलाह को तवाफ़ुक़ बोलते हैं। हर जानदार जिस माहौल में रहता है उससे मुताबिक़त क़ायम करने के लिए उसके जिस्मानी अज़ा बोले जिस्म के जो अज़ा है, उसकी चमड़ी है, उसकी नाक है, मुँह है, हाथ पाँव हैं, वो सब, और ज़िंदा रहने के तरीक़े में वक्त के साथ साथ
जो तब्दीली होती है उसको तवाफ़ुक़ कहते हैं, यानी अडाप्टेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, जैसे अपने इलाक़ों में जो झाड़ और पेड़ है वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं, पानी में जो पौधे रहेंगे आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग किस्म के रहेंगे। उस तरह ऊँट देखो, रेगिस्तान का जानवर, उसके पाँव कैसे रहते हैं, उसकी नाक कैसी रहती, ख़ास रेगिस्तान के लिए बना हुआ है, रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी ला लेते हैं उसको, लेकिन ख़ास उसकी जगह वही है। उसी तरह रेगिस्तान में जहाँ बारिश ही नहीं होती, पूरा रेत ही रेत है, वहाँ बबूल, नागफन्नी, ये नबातात पैदा होते हैं। तो ऊँट कश्मीर में नहीं पाया जाता, वहाँ बर्फ़ है ना। इसी तरह समंदर और पानी के जो हैवानात हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसको तवाफ़ुक़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तवाफ़ुक़। तो ये जो तवाफ़ुक़ है इसकी आप जो है तारीफ़ लिख के लाना। ये तवाफ़ुक़ जो है ना यार, ये तारीफ़ आप इसको नोट करो बाद में। ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो तवाफ़ुक़ है, अडॉप्टेशन, ये पूरा आप लिख के लाओ, लिखो आप कॉपी में, और इसको याद करो ज़बानी, याद करके इसको मुझको सुनाओ आप। तो ये तवाफ़ुक़ यानी हर जानदार जिस माहौल में रहता है उससे मुताबिक़त क़ायम करने के लिए उसके जिस्मानी अज़ा और ज़िंदा रहने के तरीक़े में वक्त के साथ साथ जो तब्दीली होती है उसको तवाफ़ुक़ बोलते हैं। भाई आप भी क्या करते हैं, माहौल के मुताबिक़त पैदा करने के लिए अपने लिबास और खाना बदलते कि नहीं बदलते? बहुत सर्दी के दिन है तो आप उसमें गर्म चाय, गर्म भजिए, अभी बारिश हो रही तो गर्म भजिए, गर्म चाय खाना पसंद करेंगे। उसी तरह बहुत गर्मी के दिन है, उसमें आपको आइसक्रीम की ज़रूरत होगी, उसमें पतले कपड़े पहनेंगे आप, उसमें तो कंबल पहन के नहीं उड़ते निकलते आप। तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, माहौल के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, इसको तवाफ़ुक़ कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ ये बताया गया है, ये कंवल नबातात का नाम है। मस्कन यानी कहाँ रहता, पानी में। जड़ की किस्म क्या है, रेशेदार। पत्तों की खुसूसियत क्या है, उसकी गोल, फैला हुआ, बड़ा और मोमी तह के पत्ते होते हैं। इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं। ये नागफन्नी, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर कि उसका मस्कन क्या है यहाँ पर, यानी कहाँ रहता नागफन्नी। नागफन्नी यानी क्या, ये ऊपर जो ऊपर की तस्वीर में जो नज़र आ रहा है ना आपको, रेगिस्तान में कोरफड़ बोलते हैं। आपके गारखेड़े में भी जगह जगह लगे हुए ये कांटों के। उसकी जड़ कैसी रहती है, गहरी, और पत्तों की खुसूसियत कैसे, पत्ते पत्ते कहाँ हैं, उसको उसको पत्ते ही नहीं रहते, तो वो खुद पत्ता रहता, पत्ता तना जो है वही पत्ता होता है। इस तरह बरगद, बरगद यानी वो जो बड़ा जड़ें लटकती ना, बड़ा बड़ा घना बड़ का पेड़ है, तो वो मस्कन का है उसका उसका मस्कन बरसाती इलाका है, जड़ की बहुत गहरी जड़ें होती है। इस तरह उसके बारे में लिख के लाना है आपको। आप देखिए पानी, तालाब वगैरह, देखिए तालाब की तस्वीर है। तालाब में आप देखिए पानी के अंदर जो पौधे होते हैं ये कितने अलग होते हैं, पतले, छोटे। और ये घास देखिए आप, ये घास कैसी लहराती होती, क्यों होती है, क्योंकि पानी जब बहता है तो उसके साथ वो बह नहीं जाती और टूटती भी नहीं, इसलिए वो लचकीले होते हैं। आप सोचिए अगर बीच पानी में, नदी के बीच में अगर नीम का झाड़ है तो क्या होगा, कितने दिन रहेगा वो, आ ही नहीं सकता, बड़ा ही नहीं हो सकता वो, बह जाएगा पूरा वो, तो वो खड़े ही नहीं हो सकता। तो पानी, बहते पानी में ऐसे लचकीले पौधे, ऐसे लचकीले घास वगैरह रहती। इसमें कमल का पत्ता भी रहता। कमल के पत्ते में तवाफ़ुक़ कैसा पैदा होगा पानी के हिसाब से, देखो आप, ये तस्वीर में आपको नज़र आएगा। ये देखो कमल का पत्ता है और कमल का फूल भी है खूबसूरत। तो ये जो कमल का पत्ता है आप देखो, भाजी वगैरह पानी अगर उसमें ज़्यादा पड़ गया तो सड़ जाती हो, लेकिन कमल का पत्ता तो हमेशा पानी में रहता, सड़ता क्यों नहीं, क्योंकि उसके पत्ते पे देखो आप, यहाँ पर मोमी तय होती है उसकी, यानी उसकी तय मोम की जैसी होती है, इसमें पानी फिसल जाता, पानी टिकता ही नहीं उस पर। और ये देखो ये उससे फूल आया खूबसूरत, तो इसकी वजह से ज़िंदा रहता है। ये देखो उसका तना कैसा रहता, उसके तने में ऐसे नालियाँ रहती, कमल का जो डंठल है, तो ये नालियों में, इसमें ना हवा रहती। आप देखो अगर अ, बोतल है, पेप्सी की बोतल खाली, हवा है उसके अंदर, तो उसको पानी में फेंक दिए तो डूबेंगे क्या हो, नहीं डूबती, तैरती वो ऊपर, और पानी भर दिए तो डूब जाती। उस तरह ये तने में भी खाली हवा की नालियाँ है, इससे क्या होता, ये डंठल ऐसा तैरते रहता पानी में और पत्ता ऊपर आ जाता और इस तरह फूल ऊपर खिलते उसके। तो ये कैसा होगा, कमल के पत्ते ने, कमल के पौधे ने क्या कर, अपने आप को पानी के मुताबिक ढाल दिया, ठीक है ना। इसी तरह रेगिस्तान में देखो ये ऐसे पौधे होते हैं, नागफन्नी बोलते हैं इसको, आपने देखे होंगे अक्सर। ये इसका तो पौधा भी जो है हमारे पास लगाया था। इसमें कांटे होते हैं, कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर का पानी जल्दी सूखना नहीं बोल के कांटे होते हैं। इसकी जड़ें बहुत गहरी गहरी जो है ज़मीन में जाती है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़मीन में गहरी गहरी जड़ें जाती है इसमें। इसकी भी ज़मीन में बहुत गहरी, पानी ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे तक चले जाती, गहरे गहरी जड़ें। और ये ऊपर जो है ये
यही जो है इसका तना, यही पत्ता उसका होता है। और ये हरा इसलिए होता है कि हरा होने की वजह से ये सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा बनाता है। और कांटे इसमें क्यों होते हैं मैंने बताया ना आपको, क्योंकि इसके अंदर का पानी जल्दी से बुखारात बन के उड़ना नहीं बोल के, तो पानी जमा करके रखता है ये बहुत दिनों तक, क्योंकि रेगिस्तान में होता है और रेगिस्तान में ज़्यादा बारिश होती नहीं, इसलिए उसको जमा करना पड़ता। तो इस तरह इसके अंदर तवाफ़ुक़ पाया जाता है। इसी तरह आप देखिए ये बर्फ़ानी इलाक़ों का पौधा है। ये बर्फ़ानी इलाक़ों, ये ऐसा क्यों है मालूम, सोचो आप, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती ना तो पूरी फिसल जाती नीचे, इसलिए जो है बर्फ़ानी इलाक़ों में यानी कश्मीर वगैरह में ये ऐसे झाड़ होते हैं। आपने देखे होंगे, टीवी में भी देखे होंगे। तो ये देवदार का दरख्त है, ऐसे बड़ा रहता है ऐसा, और उसमें पूरी बर्फ़ पिघल जाती है। अब ये देखो आप, जंगलाती इलाक़ों के जो नबातात है, तो ये जंगलाती इलाक़ों के नबातात, खूब जंगलात में बारिश होती है, बहुत घने नबातात रहते हैं, तो सारे झाड़ों में मुकाबला होता है कौन बड़ा होगा कौन, क्योंकि सबको सूरज की रोशनी होना, तो सूरज की रोशनी पाने के लिए सब एक दूसरे से बड़ा होने की कोशिश करते। तो बड़े बड़े झाड़ रहते हैं, देखो जंगल में बड़े बड़े दरख्त होते हैं जंगल में। तो इस तरह जो है वो तवाफ़ुक़ पैदा हो गया वो झाड़ों में, और माहौल के हिसाब से उसमें क्या हो गया, तवाफ़ुक़ पैदा हुआ। इस तरह घास के इलाक़ों में जो तवाफ़ुक़ होता है, देखिए इंग्लिश में लिखा है अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। तो ये ग्रासलैंड यानी घास के इलाक़ों में, प्लांट यानी नबातात में, अडाप्टेशन यानी तवाफ़ुक़। तो ये तवाफ़ुक़ घास के इलाक़ों में पैदा होता है। बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियाँ, कई किस्म की घास उगती है, और ये घास अपनी रेशेदार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती है। आप घास उखाड़ के देखो, आप इससे लेसन होने बाद बाहर जाओ और घास उखाड़ के देखो उसकी जड़ कैसी है। उसकी जड़ बिल्कुल फैली हुई है। प्याज की जड़ कैसी रहती, फैली हुई, उसको बोलते हैं रेशेदार जड़। लेकिन मेथी की भाजी की जड़ कैसी रहती, लंबी, नीचे तक गई हुई, गहरी बसली जड़ है वो। तो ये जो है घास की जो जड़ें होती है फैली हुई, उसमें खूब मट्टी पकड़ के रखती हो, तो मट्टी बहती नहीं उसके अंदर, और उसकी ज़मीन की झींच भी नहीं होती। इसलिए उसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं घास के जंगलात में। घास में छुपने को जगह अच्छी रहती, इसलिए शेर, हाथी, हरन, ऐसे कई हैवानात हैं जो उसमें छुपते हैं, चरते हैं। पहाड़ों की ढलवानों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाक़ों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नज़र आती है। आप देखिए ये है स्वर्ण और आलू। अब आलू देखिए, ये ज़मीन के अंदर पैदा होता है, झाड़ को नहीं लगता ये। बबूल, गाजर, प्याज, शलजम, आपने देखे होंगे करेले की बेल, करेला ऊपर आता है, अंगूर की बेल। तो अपने इलाके में पाए जाने वाली कई बहुत से नबातात हैं, उनके अंदर तवाफ़ुक़ पे आप गौर करो कि किस तरह माहौल के हिसाब से वो ढल गए। तो नबातात में इस तरह का तवाफ़ुक़ होता है। इस तरह और भी कुछ चीज़ें नबातात में, इसको हम जो है इंशाल्लाह अभी जारी रखेंगे। ये थोड़ा सा रहेगा हमारा। ये अमर बेल देखेंगे। अमर बेल, ये पीली जो है बेल आती है झाड़ों पे, ये झाड़ों पे पनपती है, और झाड़ों के अंदर जो है वो उसके अपने उसके बारीक बारीक बाल रहते हैं, वो चुबा देती है और उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करती। तो क्या होता, जिस झाड़ पे वो पनपती वो झाड़ सूख जाता, ख़त्म हो जाता, और इस तरह अमर बेल खुद भी ख़त्म हो जाती। और इस तरह फफूंद है। फफूंद यानी काई, वो जो रंजन के बाहर आती है ना, हरी हरी, खजरे की वजह से उसमें खजरे बने रहते हैं, तो वो स्वाई तरकीब का फेल अंजाम नहीं दे सकती। तो रोटी और पाव जब पुरानी हो जाती, बासी, तो जब खोलेंगे रोटी की तो अंदर हरी हरी कंजाल दिखती ना, काई आ जाती उसको, काई आ जाती, हरा हरा बोरसा बोलते तुम लोग उसको, फफूंद बोलते हैं उसको। तो फफूंद भी नबातात की किस्म है एक। उस खूब जड़ और रेशम रेशे रहते हैं उसके अंदर। वो क्या करते हैं, वो रोटी और पाव जिसके अंदर आ गया ना, उसके अंदर से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। नबातात की नशोनुमा, उसके बढ़ने के लिए, जिस तरह हमको खाने पीने के लिए प्रोटीन, निशास्ता और पोटाशियम और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ये हमको मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं से मिलता है, उस तरह नबातात को भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। और जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ नशोनुमा पाने वाली कुछ नबातात जैसे वीनस, फ्लाई ट्रैप, ड्रॉसेरा, सुराइयादार पौधा कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है। आपको हैरत होगी, ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीड़ों का शिकार करते हैं। देखिए ये पौधा है, ये पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। इसकी खूबसूरती देख के कीड़ा इसके करीब आता और ये उसको बंद कर देता, फिर वो कीड़े के अंदर का पूरा रस चूस लेता है ये झाड़, और फिर उसको छोड़ देता। इस तरह जो है ऐसे नबातात पैदा होते हैं और जो कीड़ों का शिकार करते हैं, उनको पकड़ के उनको खा जाते हो। तो इसकी मज़ीद मालूमात आपको जो है यहाँ से भी मिल सकती है। देखिए ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है mbgnet.net। इसमें आपको और मज़ीद वेबसाइट पे जाके नबातात की तवाफ़ुक़ के बारे में मालूमात हासिल हो जाएगी। अब हम हैवानात में तवाफ़ुक़ कैसा होता है हमें आने वाले इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। अब तक जो आपने पढ़े उसको रिवाइज़ कीजिए और उसको दोबारा पढ़ लीजिए। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया समझाया, आप यहाँ तक जो है इसको दोबारा पढ़ लीजिए, यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और कुछ मिसालें अपने तरफ से भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।
आपका दिन अच्छा रहे।